चैप्टर 10 में हमारा द स्पीकर ऑफ लोकसभा वहां तक हो गया था। अब है कास्टिंग वोट। वोट कैसे काउंट किए जाते हैं। हमने देखा था कि अपर हाउस है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर को वोटिंग से नहीं रखा जाता, वो हर एक स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट उसे भेजती है, ठीक है। बट जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, वोट से इलेक्शन किया जाता है उनके लिए, ठीक है। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 545, जिसमें से 2 मेंबर कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, जो हमारे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर कौन सिलेक्ट करता है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ कास्टिंग वोट, ये जो मेंबरशिप के लिए जो वोट होते हैं, या तो कोई भी बिल पास करना हो, वोटेवर, किसी के भी लिए बिल के वो वोट कैसे कास्ट मतलब कैसे काउंट किए जाते हैं। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस there arises any question, matter or problem or discussion on any bill or act, and decision upon it is to be taken especially when the number of votes in favor or against the matter are equal in number. Then in such condition the speaker can give his deciding vote, which is known as casting vote, ठीक है। कोई भी हाउस में, राज्यसभा हो या तो लोकसभा हो, जनरली स्पीकर किस में हमने देखा है, लोकसभा में। लोकसभा में किसी भी बिल को पास करना हो या तो कोई भी एक्ट वगैरह किसी के भी लिए अगर कोई डिसीजन लेना हो, बट उसके मेंबर के बीच में क्या होता है, पहले वोटिंग होता है, ठीक है। वो बिल पास करने के लिए या तो वो डिसीजन के लिए कई लोग हाँ बोलते हैं, कई लोग ना बोलते हैं, तो हर लोग अपना क्या दे देंगे, वोट दे देंगे। मिनिमम हमने क्या देखा था कि मेंबर के 1/10 मेंबर उसी टाइम प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब कि 10% मेंबर, मतलब कि लोकसभा में 55 मेंबर एवरी मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, और राज्यसभा में 25 मेंबर मिनिमम। उससे ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइम जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे वो अपने क्या देंगे, वोट देंगे, ठीक है। कई बार कैसा होता है कि दोनों साइड के वोट इक्वल है, यस वाले भी जितने हैं उतने ही नो वाले भी हैं। पहले जो स्पीकर है वो वोट नहीं करता, स्पीकर है वो वोट नहीं करता, ठीक है। बट अगर आपको पहले से ही यस नो में एक में मैक्सिमम, एक में ज्यादा है, हायर वोट है, एक में लोअर वोट है, तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जिसमें वोट ज्यादा है वो हमारा डिसीजन है, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ कि किसी डिसीजन में दोनों कंडीशन में वोट क्या है, इक्वल है, तो फिर स्पीकर है वो अपना वोट देगा। जिस तरफ स्पीकर अपना वोट देगा उसमें एक वोट ज्यादा हो जाएगा, यस या नो जो भी डिसीजन हो, ठीक है, तो वो डिसीजन फिर पास होगा। आया समझ में, ठीक है। और जब ये स्पीकर अपना वोट देता है उसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं उसे, कास्टिंग वोट, ठीक है। जब तक दोनों साइड वोट इक्वल नहीं होते तब तक स्पीकर अपना वोट नहीं देता। अगर एक में कम है एक में ज्यादा है तो स्पीकर के वोट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट अगर बोथ साइड वोट्स आर इक्वल तभी वो स्पीकर है वो अपना वोट देगा, और उसे हम बोलेंगे कास्टिंग वोट, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशन द स्पीकर कैन नॉट वोट। मैंने बोला अभी, तब तक जब तक दोनों साइड इक्वल वोट नहीं होते तब तक स्पीकर अपना वोट नहीं देता। ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है, हर एक मीटिंग में नहीं होती, ठीक है। तब तक जरूरत नहीं होती तब तक स्पीकर अपना वोट नहीं दे, क्योंकि वो दोनों साइड अपना क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो वो अपना डिसीजन बताएगा, जिसे हम बोलेंगे कास्टिंग, ठीक है। श्री गणेश वासुदेव मौलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के हमारे फर्स्ट स्पीकर कौन थे, श्री गणेश वासुदेव मौलंकर। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। In the absence of the speaker and the deputy speaker, the proceedings of the Lok Sabha are conducted by a speakers panel consisting of senior, experienced and who are familiar with the proceedings of the parliament, experts from different political parties, ठीक है। स्पीकर ने अपनी एक टीम बनाई होती है,
जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, लोकसभा में जितनी भी पार्टी, मैंने आपको बोला था कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में है उसी के मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, जो ओपोजिशन पार्टी के भी मेंबर्स उसमें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके मेंबर्स उसमें होंगे। ठीक है, तो हर एक पार्टी के एक एक मेंबर को चुनकर स्पीकर है वो अपनी एक क्या बनाता है, टीम बनाता है। ठीक है, जब लोकसभा में स्पीकर एब्सेंट हो तो उसका काम कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर। बट जब डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो, दोनों एब्सेंट हो एक साथ, तब ये टीम काम करेगी इन बिहाफ ऑफ स्पीकर। क्लियर? नाउ व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट? जब ये लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी डिसीजन पास होता है उसे हम बिल बोलते हैं। ठीक है, वो एक्ट कब बनेगा, जब जुडिशियरी के पास जाएगा तब। ठीक है, देखो द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल, मतलब कोई भी डिसीजन पास करना है पूरे कंट्री के लिए या तो किसी स्टेट के लिए, वॉट एवर द रीजन इज। ठीक है, कोई भी डिसीजन पास करना है तो सबसे पहले उसे बोलेंगे प्रपोजल, क्योंकि लोकसभा में ये प्रपोजल रखना पड़ता है कि क्या ये डिसीजन हम ले सकते हैं, तब तक उसे क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। ठीक है, द पार्लियामेंट डज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ऑगमेंटिंग द ओल्ड लॉज, फ्रेमिंग न्यू लॉज एंड नलिफाइंग ऑब्सोलेट लॉज। लोकसभा क्या करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या तो हमारा जो पूरा एक्ट है उसमें अगर कोई लॉ उसे ठीक ना लगा कि इसे अब चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, तो उसकी जगह पे नए लॉ लाने के लिए प्रपोजल रखता है। ठीक है, या तो कोई लॉ ऐसा है कि जिसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे नए लॉ की भी जरूरत नहीं है, तो वो लॉ को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। ठीक है, बट उसके लिए वो डायरेक्टली अपना डिसीजन नहीं दे सकते, वो उसके लिए प्रपोजल रख सकते हैं। फाइनल डिसीजन किसका होगा, जुडिशियरी का। क्लियर? एनी ऑफ द बिल्स, आइदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम एन एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। कोई भी बिल हो, ठीक है, हमारे पॉपुलेशन के रिलेटेड, मतलब ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड कोई बिल हो, या तो मनी के रिलेटेड कोई बिल हो, या तो कोई बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कुछ चेंजेस करने हो, तो किसी के लिए भी जो बिल है वो पहले उसमें प्रपोजल के फॉर्म में रखा जाता है। फिर वो कौन कौन सी प्रोसेस से पास होकर वो एक्ट बनता है, वो नीचे पूरी प्रोसेस दी है। ठीक है, एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, लोकसभा में या तो राज्यसभा में उसे प्रपोज किया, पहले प्रेजेंट किया जाता है, तब वो प्रपोजल होता है। द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अपने विचार से वो रख सकते हैं। ठीक है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पहले किसी एक हाउस में वो बिल को एज अ प्रपोजल रखा जाएगा, फिर उसी बिल को किस में जाने देंगे, दूसरे हाउस में। मानो कि राज्यसभा में रखा गया तो पहले वहां के मेंबर का क्या डिसीजन है वो देखा जाता है, फिर वही बिल को कहाँ ले जाया जाता है, लोकसभा में, उसी के मेंबर का क्या डिसीजन है वो देखा जाता है। अगर दोनों मेंबर का डिसीजन, दोनों हाउसेस का डिसीजन अलग अलग आता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर की ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बिल पहले राज्यसभा में भी राज्यसभा में ही जाएगा, लोकसभा में भी जा सकता है, वहां पे डिसीजन आ जाए उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, दोनों में से किसी एक हाउस में पहले जा सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही जाना चाहिए या पहले राज्यसभा में ही जाना चाहिए। ठीक है, एक सभा का डिसीजन आ जाए फिर दूसरी सभा में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के डिसीजन अलग अलग हुए तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। अगर दोनों हाउसेस का डिसीजन सेम है तो फिर कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नाउ द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर है वो उसमें मेन होता है। ठीक है, wherein the bill can be passed by majority। कोई भी चीज ऑब्वियसली मेजोरिटी होगा तो ही पास होगा, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई बिल हो या तो हमारे क्लास में अगर कोई चेंजेस करना हो तो भी वोट करेंगे, तो जो मेजोरिटी जिसका जो मेजोरिटी जो लोगों का डिसीजन होगा वही पास होगा ना।
ठीक है, कोई भी जगह पे जो मेजोरिटी होता है वही विन होता है। ठीक है, नाउ देन द बिल बिकम्स एन एक्ट इफ इट इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, अगर जॉइंट सिटिंग बुलाने की भी जरूरत ना पड़े तो भी मेजोरिटी वोट ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, मानो कि लोकसभा के 545 मेंबर्स है और राज्यसभा के 250 मेंबर्स है, सबका वोट लिया। ठीक है, सबका एक साथ वोट लिया दोनों हाउसेस का, तो जो मेजोरिटी हुआ वो ही विन होगा। ठीक है, अगर मेजोरिटी यस बोलते हैं तो वो बिल पास होगा और एक्ट बनेगा। अगर मेजोरिटी नो बोलते हैं तो फिर वो बिल क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, जिसकी आगे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल और नॉन फाइनेंशियल बिल, मतलब मनी बिल हो या तो कोई ऑर्डिनरी बिल हो, नॉन फाइनेंशियल वॉट एवर द बिल इज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो उस सभी को हम एक साथ बिल ही बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल में से एक्ट कैसे, पूरा प्रोसेस कैसे होता है डिटेल। द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड, मिनिस्टर मतलब उसके जो मेंबर होते हैं उसे मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। कोई भी मेंबर अपना डिसीजन वहां पे रखता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपको लोकसभा में कोई भी चीज बोलनी हो तो किसे एड्रेस करके बोलनी पड़ेगी, स्पीकर को एड्रेस करके। ठीक है, तो कोई भी मेंबर अपना डिसीजन अगर बोलना मतलब अपना विचार रखना चाहता है तब तक वो डिसीजन नहीं होगा। अपना विचार रखना चाहता है तो वो किसको एड्रेस करके रखेगा, स्पीकर को एड्रेस करके रखेगा। अगर सब लोगों को लगता है कि हाँ ये सोचने लायक बाबत है या तो कुछ चेंज करने लायक बाबत है तो फिर उस पर वोटिंग किया जाएगा। ठीक है, नाउ इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सबसे पहले वो अपना विचार रखेगा, उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, वेयर इन द टाइटल ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजंस ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब। वो ये बिल क्यों देना चाहता है वो सब कुछ उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर, द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों लेजिस्लेचर का बोला है, स्टेट लेवल का और सेंटर लेवल का। अगर स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल पास करना है, ठीक है, तो उसके चेयरमैन को पहले वो बिल दिखाया जाएगा। अगर उसकी परमिशन है तो ही वो बिल पूरे हाउस को समझाया जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब कि हमारे सेंट्रल पोजीशन पे जो पार्लियामेंट है उसमें अगर कोई बिल लाना है तो पहले किससे डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड अपॉन। उसमें जनरली क्या है, मेन टॉपिक क्या है वो फर्स्ट बिल में दिखाया जाता है। फिर जब वोटिंग होगा तब वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा बिल के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जब फर्स्ट रीडिंग होगा तब बिल के मेन पॉइंट क्या है वही बताया जाता है। अगर उसके ऊपर से लोग हाँ या ना बोलते हैं उसके बाद वोटिंग होगा, तो जब वोटिंग होगा तब वो पूरा बिल डिस्क्रिप्शन के साथ सुनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्शंस मस्ट बी विथ रीजंस एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी। अगर वो बिल, मानो कि मैं लोकसभा की या राज्यसभा की मेंबर हूँ, मैंने अपने विचार रखे, ठीक है, तो मैंने पहले प्रेसिडेंट से परमिशन, अभी में हमने देखा ना कि पहले प्रेसिडेंट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी मंजूरी से ही वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है एज अ प्रपोजल। ठीक है, मानो कि मैंने अपना विचार रखा, अपना बिल रखा वहां पे, ठीक है, फिर मैंने वहां पे मेन पॉइंट रख दिए अभी फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप सब उसके दूसरे मेंबर हो, मेरे साथ लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो और आपको वो बिल ऑब्जेक्ट है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना वो ऑब्जेक्शन आप दे सकते हो, बट क्यों ऑब्जेक्शन है वो रीजन के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कोई बिल में या तो मेरे कोई डिसीजन से, मेरे कोई विचार से आपको ऑब्जेक्शन है तो रीजन के साथ आपको देना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, नाउ सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स repercussion are examined. Amendments are done in it on the basis of public groups, associations, institutions or opinion of the opposition party.
वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा के 545 मेंबर्स, राज्यसभा के 250 मेंबर्स, सारे मेंबर को ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। हर एक ग्रुप का अपना अपना काम होता है। ठीक है, कोई पूरे कंट्री के बिजनेस के रिलेटेड कोई कुछ संभालेगा, तो कोई पूरे कंट्री के 14 ठीक है, तो हर एक हमारी कंट्री के अलग अलग बहुत सारे ऐसे मतलब पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत होगी। तो हर एक फील्ड, कंट्री के हर एक फील्ड के लिए अलग अलग ग्रुप होता है, वो ग्रुप उसके रिलेटेड डिसीजन लेगा। ठीक है, हाँ, पर वो मेंबर किसी भी ग्रुप का हो, वोटिंग तो वो सभी बिल के लिए कर सकता है। ठीक है ना, देखो सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट। बिल का कोई भी पॉइंट है जिसके रिलेटेड हो, वो सेक्शन वाइज उसका डिस्कशन पहले होगा। फिर अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप रीजन के साथ दोगे, उस हिसाब से अपना आप वोट भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स रिपरकशंस आर एग्जामिन्ड। Amendments are done in it on the basis of public groups, association, institutions और opinion of the opposition party। किसके रिलेटेड ये बिल है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, फिर उसमें डिसीजन लिए जाएंगे। वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट। किसका क्या डिसीजन है उसके लिए फिर वोटिंग किया जाएगा। समटाइम्स ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउस अ बिल कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है, इतने सारे मेंबर है, फिर भी देखो पूरी कंट्री को संभालना है, तो ऑब्वियसली हर एक मेंबर के पास बहुत ज्यादा काम होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कलोड अगर बहुत ज्यादा हो तो बिल है वो पूरे डिटेल में वहां पे डिस्क्राइब नहीं किया जाता। जैसे कि बोला ना, फर्स्ट रीडिंग मेन टॉपिक दिखाए जाते हैं। Therefore, it is handed over to a committee comprising of subject experts and members having special knowledge to examine the bill। बिल कौन से सब्जेक्ट के ऊपर है, उसी फील्ड के जो मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है, उस ग्रुप के मेंबर्स को वो बिल दिया जाएगा। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो जिस टॉपिक के रिलेटेड बिल है उसी ग्रुप के रिलेटेड जो मेंबर्स है उन्हें वो बिल दे दिया जाएगा। वो डिसीजन लेंगे कि आगे ये पास करने लायक है या नहीं, फिर उसमें सारे मेंबर्स वोट करेंगे। ठीक है, Then keeping in view the public opinion, they undergo necessary discussion and suggest required changes therein। फर्स्ट रीडिंग के बाद उसमें अगर कोई चेंजेस करने लायक हो तो वो बताएंगे कि यहाँ पे ये टॉपिक चेंज करने की जरूरत है। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी सबमिटेड टू द हाउस, फिर उसे हाउस में सबमिट किया जाता है। देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग ओपन सारे मेंबर के सामने किया गया, वर्कलोड ज्यादा है तो पर्टिकुलर कमिटी को बिल दे दिया गया, वहां पे उसका सेकेंड रीडिंग होगा। मतलब कोई चेंजेस करने लायक हो तो वहां पे होंगे, फिर वो हाउस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तब ओपनली क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा सभी मेंबर के साथ, उसे बोलते हैं थर्ड रीडिंग। ठीक है ना, द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट। फिर उसे रिजेक्ट करना है या पास करना है, उस हिसाब से लोग अपना वोट करेंगे। इफ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास। अगर मेजोरिटी यस है तो बिल पास होगा। द पास्ड बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज सेंड टू द सेकेंड हाउस। जो भी हाउस में वो बिल रखा गया है, मैंने बोला था ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रख सकते हैं, तो जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो अपना विचार राज्यसभा में ऐसे बिल रखेंगे, जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो अपने विचार लोकसभा में रखेंगे। तो वहां का जो चेयरमैन होता है वो मेजोरिटी के हिसाब से अपना डिसीजन दे के वो बिल दूसरे हाउस में जाने देगा, वहां का भी डिसीजन लेना जरूरी है। बोला था ना कि अगर दोनों हाउस में मेजोरिटी विन होता है तो वो बिल पास होगा, बट अगर एक हाउस में यस है एक हाउस में नो है तो फिर वो बिल, फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट सारे मेंबर्स की ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है, नाउ इफ द बिल passes in the second house with its necessary amendments
नेसेसरी अमेंडमेंट्स मतलब अगर दूसरे हाउस को भी लगता है कि इसमें कुछ कुछ चेंज करने लायक है तो वो उसे बताएं कि आपके हाउस में ये जो बिल पास हुआ है उसमें ये चीज हमें चेंज करने लायक लग रही है, ठीक है। इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर। उसके बाद वो फिर से पास होने के बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करके दे देगा। इसका मतलब ये हुआ है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये बिल पास हो चुका है। जब प्रेसिडेंट की साइन हो जाएंगी तब फर्स्ट रीडिंग के पहले भी प्रेसिडेंट के पास जाता है, पर तब अभी प्रेसिडेंट उसमें साइन नहीं करते क्योंकि दोनों हाउस में पास होना बाकी है, ठीक है। सिर्फ वो अपनी परमिशन दे रहे हैं कि आप हाउस में ये बिल रख सकते हो, ठीक है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसमें अपनी साइन करेगा एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। प्रेसिडेंट की साइन के बाद वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बट इफ द बिल इज नॉट पास्ड इन द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज अगेन सेंट टू द फर्स्ट हाउस, ठीक है। अगर दूसरे हाउस में वो बिल पास नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर से वो बिल कहाँ भेजा जाएगा, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में पास हो गया पर सेकेंड हाउस में वो पास नहीं हुआ तो फिर से वो कहाँ भेजा जाएगा, फर्स्ट हाउस में। इफ द सेकेंड हाउस कीप्स द बिल फॉर मोर देन 6 months इट इज अंडरस्टूड दैट बिल इज रिजेक्टेड। फर्स्ट हाउस में पास होकर सेकेंड हाउस में दिया, अगर उस हाउस में वो बिल 6 months से ज्यादा वहीं पे पड़ा रहा, कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि बिल क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। If both the houses disagree or have a dispute over a bill, a joint session of both the houses is summoned. अगर दोनों हाउसेस वो बिल को रिजेक्ट करते हैं तो फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। In the joint session of the parliament, the disputes are tried to be resolved through gaining majority. ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों हाउस में वो रिजेक्ट कब होगा, जब बिल में कोई ऐसे टॉपिक होंगे कि जो लोगों को मंजूर नहीं है, तो दोनों हाउस की एक साथ में सिटिंग बुलाकर उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। दोनों हाउस में रिजेक्ट हो गया तो छोड़ दो बिल, जाने दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिजेक्ट कब होता है, जब उसमें किसी भी पॉइंट पर कहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत होती है, लोगों को मंजूर नहीं होता है तब, ठीक है। तो कौन सी चीज मंजूर नहीं है, कौन सी चीज चेंज करने की जरूरत है, वो किया जाएगा ताकि वो बिल अच्छे से पास हो जाए दोनों हाउसेस में। When a bill is sent for president's signature, there are 3 options with the president. He signs the bill, thereby approving it, or he keeps the bill with him, or he sends the bill back to the parliament for reconsideration. ठीक है, पहले बार प्रेसिडेंट की परमिशन से ही वो बिल आया था, पर अगर हाउस के मेंबर्स ने उसमें कुछ चेंजेस किए होंगे अपने हिसाब से, जैसे सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होता है, ठीक है। तो चेंजेस होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास साइन करने जाता है, तब जो चेंजेस है वो प्रेसिडेंट को भी ऐसा लगता है कि ना अब ये ठीक है, तो वो साइन कर देगा। दूसरा, वो बिल साइन करे बिना अपने पास रख सकता है। तीसरा, उसमें कुछ चेंज करने लायक हो तो वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से उस हाउस में भेज देगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। The bill becomes an act, is published in government gazette, then there is enforcement from the date given therein, ठीक है। एक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद वो कौन सी डेट से लागू करना है वो डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। When any bill to amend the constitution is presented in any of the house of parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that house and by 2/3 of the members present and voting, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने वाला कोई बिल हो, मनी बिल हो या तो कोई ऑर्डिनरी बिल हो, देन इट इज ओके। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, उसके लिए कोई बिल पास करना हो, तो मेजोरिटी विन कंपलसरी है, ठीक है। और 2/3 के हिसाब से उसमें वोटिंग होगा, मतलब जितने भी मेंबर प्रेजेंट है अपने वोट देंगे, उसमें से 2% मेजोरिटी विन होना चाहिए। 2 पार्ट 3 पार्ट टोटल है, उसमें से 2 पार्ट्स मेजोरिटी विन होना चाहिए, और 1 पार्ट अगर मंजूर नहीं भी करता है तो चलेगा, ठीक है। इफ अ बिल
pertains to any matter related to the center or the state, it requires permission of more than half the legislative assemblies of the states. ठीक है, अगर सेंटर या तो स्टेट में कोई चेंजेस करने के रिलेटेड कोई बिल है तो मेजोरिटी सेम यहाँ पे, ठीक है, मोर देन हाफ से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का परमिशन उसे मिलना चाहिए. दिस बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है, मनी बिल पास होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बिल भी पास होगा. प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल. मनी बिल कैसे पास होगा? फर्स्ट हमने देखा था ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद ये बी में देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बिल, अब है मनी बिल. मनी बिल में क्या होगा? प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल. वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कोई भी बिल है वो मनी बिल है या तो ऑर्डिनरी बिल है, वो हमेशा स्पीकर डिसाइड करते हैं. अ बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर्स इज कॉल्ड अ मनी बिल. ठीक है, बजट या तो फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड कोई बिल हो तो उसे मनी बिल बोलेंगे. द बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंटेड अराउंड 28 फरवरी इन द लोकसभा मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, बजट एवरी ईयर मैंने बोला था ना कि एवरी ईयर मार्च में हमारा बजट डिक्लेयर होता है. ठीक है, मार्च एंडिंग में. तो 28 फरवरी तक ये बजट का बिल पार्लियामेंट में कौन रखेगा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रखेंगे. ठीक है, 28 फरवरी तक कंपलसरी उसे रख देना है, क्योंकि उसके बाद उसे एक्ट बनने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर में से पास होना पड़ता है. ठीक है, ऑल दी मनी बिल्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा विच पासिस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस. ये मनी बिल है, उसमें कंपलसरी है कि सबसे पहले किसमें जाएगा? लोकसभा में जाएगा. और उसके बाद उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? A preliminary discussion is carried out on the money bill presented in the Lok Sabha. Second, the expenses mentioned in the budget are discussed upon. The finance minister presents all the numeric details of the budget in the parliament. ठीक है, बजट में कितना होता है? इतने करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर को दिए गए, इतने करोड़ रुपीस फार्मास्यूटिकल को दिए गए, इतने करोड़ रुपीस इसे दे गए. ठीक है, तो वो डिजिट्स, वो नंबर्स कैसे आए हैं वो पूरा डिटेल में फाइनेंस मिनिस्टर को देना पड़ेगा. अपने हिसाब से मन में आया कि चलो एग्रीकल्चर को इतने देने हैं तो लिख दिया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इतने देने हैं लिख दिया, ऐसा नहीं चलता. ठीक है, वो नंबर आपने क्यों रखा है उसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा. ठीक है, ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, trade, business and human resource department etc. put forth their demands in front of the Lok Sabha and then the voting is carried out to get permission of demands. पहले अपने हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर रखेगा. अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो मैंने बोला था ना कि फील्ड के हिसाब से ग्रुप बनाए गए होते हैं, तो वो ग्रुप अपने ग्रुप के लिए, अपने फील्ड के लिए कितने पैसे चाहिए वो अपना फिगर देगा. अगर फाइनेंस मिनिस्टर का और उनका फिगर मिल रहा है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलेगा, वरना वो फील्ड के लोग अपने हिसाब से अपना फिगर दे सकते हैं कि हमें इतने नहीं इतने पैसों की जरूरत है. ठीक है, फिर वो वोटिंग के लिए आगे जाएगा. सोर्स ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट एंड बोथ आर टू बी सेपरेटली अप्रूव्ड. ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे कहाँ से? जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उससे. ठीक है, तो वो भी पूरा उसमें डिस्कस किया गया होता है. मानो कि ये मार्च के एंडिंग में ये 2021 का बजट पास हुआ, तो 2020 में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितने पैसे गवर्नमेंट के पास है, उस हिसाब से वो 21 में दे पाएंगे ना. अगर उनके पास पैसे है तो वो 21 में आगे दे पाएंगे. तो 22 का पूरा टैक्स कलेक्शन उसमें पहले दिखाना पड़ेगा. उस हिसाब से हर एक फील्ड को पैसे डिवाइड किए जाएंगे. ठीक है, जितना होगा उतना ही डिवाइड कर पाएंगे ना, अदरवाइज मनी लाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो वो भी बजट में पूरा डिस्कस होना चाहिए. ठीक है, द बिल अप्रूव्ड इन द, हाँ ये जो 2 पैराग्राफ बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज यहाँ तक रखते हैं.